डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के शीर्षक पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं महत्व अपरिहार्य है। लोकतंत्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल आवश्यक माने जाते हैं। राजनीतिक दल बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग भी बन चुके हैं। राजनीतिक शब्द का उच्चारण करते समय उसमें राजनीतिक दलों की ध्वनि झंकृत होती है। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय हो जाती है। इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण, लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। यदि राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रोफेसर मुनरो के शब्दों में लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसी स्वतंत्र सरकार नहीं रही है जिसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व न हो। दल प्रणाली के बिना लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्य ही नहीं कर सकती। शासन का चाहे संसदीय रूप हो या अध्यक्षात्मक, दल प्रणाली के अभाव में उसका क्रियान्वयन असंभव है। किसी भी शासन में हजारों लोग राज्य की समस्याओं पर सोचते हैं, किंतु जब तक उनके विचारों और दृष्टिकोणों को दलीय आवरण द्वारा व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं कर दिया जाता, जब तक शासन निष्क्रिय ही बना रहता है। वस्तुतः राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने, स्थिर बनाने का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल असंख्य मतदाताओं की व्यवस्थित भीड़ के स्थान पर व्यवस्था की सृष्टि करते हैं, जनता का नेतृत्व करने के लिए नेता प्रदान करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने की शक्ति रखते हैं। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण, अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन हैं। वे अमूर्त मतदाताओं को मूर्त रूप देते हैं। वे निर्वाचनों में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं और अपने कार्यक्रमों तथा नीतियों का प्रचार कर मतदाताओं को प्रभावित भी करते हैं। निर्वाचन में विजयी दल सरकार का निर्माण करता है और पराजित दल विपक्ष के रूप में आलोचना करता है। अतः दल प्रणाली से प्रतिनिधि शासन को चलाया जाता है। राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। किसी देश के नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा की दृष्टि से भी राजनीतिक दल विशेष महत्व रखते हैं। राजनीतिक दलों की परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो कुछ समस्याओं के रूप में और उसके समाधान के संबंध में एकमत हैं और जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से काम करने का निश्चय कर लिया है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक दल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। राजनीतिक दल आधुनिक राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है। साधारण अर्थ में राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन होता है जिसमें विचारधारा की एकता पाई जाती है। इसका उद्देश्य शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त करके अपनी विचारधारा के अनुसार शासन करना होता है। सबसे पहले यहाँ परिभाषा लेते हैं हम गिलक्राइस्ट की। राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समूह को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं या शासन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। लीकोग
की परिभाषा है, राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय नागरिकों के उस न्यूनाधिक संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार समान होते हैं और वे एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह संवैधानिक ढंग से शासन का आधार बनाना चाहता है। इसी के साथ एडमंड बर्ग ने परिभाषा दी है कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। न्यूमैन ने परिभाषा दी है कि राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जन सहमति में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। इस प्रकार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर यदि पूर्णतः नहीं तो कम से कम सामान्य दृष्टिकोणों में समता रखते हैं, समानता रखते हैं तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा शासन को हस्तगत करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हैं। व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है दल कहते हैं। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दलों की विशेषताएं, तत्व या लक्षण क्या होते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के विवेचन से राजनीतिक दलों के जो लक्षण प्रकट होते हैं वह हैं लंबी अवधि के लिए संगठन, कतिपय सिद्धांतों नीतियों के बारे में सहमति, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का उपयोग, राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्य रूप देना, सबसे पहले संगठन। दल को मजबूत एवं स्थायी बनाने के लिए उसमें संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है। संगठन से तात्पर्य है कि दल के कुछ अपने लिखित एवं अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। संगठन के अभाव में दलीय अनुयायी एक बिखरी भीड़ मात्र ही होंगे और वे अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का रहस्य है। फिर है मूलभूत सिद्धांतों की एकता, एकमत। दल व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर एक से विचार रखते हैं। इन प्रश्नों की बारीकियों पर उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धांतों पर एकमत होते हैं। सिद्धांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिक एकता के अभाव में दल की जड़ें हिल जाएंगी और उसका विघटन हो जाएगा। राजनीतिक दलों को अपने लक्ष्य यानी सत्ता की प्राप्ति के लिए सदा संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। जो असंवैधानिक उपायों का अनुसरण करते हैं अथवा हिंसात्मक साधनों को अपनाते हैं उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो उच्च आदर्शों से अनुप्राणित होता है और जिसके कार्यक्रमों और नीतियों का देशव्यापी आधार होता है। क्षेत्रीय अथवा सांप्रदायिक नहीं, उसे किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग के हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि हेतु चेष्टा करनी चाहिए। राजनीतिक दल जो है यदि कोई संगठन वर्ग,
जाति संप्रदाय विशेष का हित साधन करते हैं तो यथार्थ में उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जाएगा। अब हम देखेंगे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति अथवा निर्माण के क्या क्या आधार हो सकते हैं। सबसे पहला है आर्थिक आधार। दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक कार्यक्रम के अभाव में कोई भी दल अधिक दिनों तक टिका नहीं रह सकता। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास आर्थिक कार्यक्रम हो। शिक्षित जनता पर तो आर्थिक नीतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य आर्थिक कार्यक्रम द्वारा ही राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। बहुत से लोग धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल बना लेते हैं। उनका लक्ष्य अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा करना होता है। यूरोपीय देशों में कैथोलिक दल इसी आधार पर बने। भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा के निर्माण का भी यही आधार था। दलों के निर्माण में वातावरण का भी योग कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस परिवेश में बालक रहता है उसका प्रभाव व्यापक रूप से उसके मानस पर पड़ता है। साम्यवादी परिवेश में पला बालक आगे चलकर उस दल का अनुयायी बन जाता है। इंग्लैंड में तो आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य अनुदारवादी दल के कार्यक्रमों में परंपरागत रूप से विश्वास रखते हैं। कई बार दलों के निर्माण का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति प्राचीन से चिपके रहना चाहते हैं और कुछ क्रांतिकारी परिवर्तनों को पसंद करते हैं। नेतृत्व भी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या निर्माण का आधार है। प्रायः राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेता के व्यक्तित्व की प्रतिछाया होता है। वह जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता है उसके अनुयायी बिना सोचे समझे उसी सांचे में ढल जाते हैं, क्योंकि दल में प्रत्येक व्यक्ति न तो विचारशील होता है न उसमें तार्किक बुद्धि होती है। इसी के साथ विचारधारा भी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति और निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार है। एक राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना अति आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में राजनीतिक आंदोलन अंधकार तथा अनिश्चितता में ही छलांग लगाता रहेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा में आम सहमति दल के सदस्यों को जोड़ती है। लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि प्रत्येक जन समुदाय में विभिन्न विचारों के लोग पाए जाते हैं। इनमें से कुछ विचार परस्पर विरोधी होते हैं। इन विचारों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्तियों में से कुछ नेता बन जाते हैं और अन्य नागरिक उसका अनुमोदन और समर्थन करने लगते हैं। आगे चलकर इन्हीं लोगों से संगठित राजनीतिक दल बन जाते हैं। इन दलों का मनोवैज्ञानिक आधार मनुष्य की प्रवृत्तियां जैसे सहानुभूति, अनुकरण, प्रतिरोध और प्रतिस्पर्धा। इन्हीं सब कारणों से व्यक्ति समूह सामान्य नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पृथक पृथक संगठन बना लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।